बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे बायोडिग्रेडेशन को। बायोडिग्रेडेशन क्या है और इस बायोडिग्रेडेशन को हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। वो एग्जांपल कौन सी है? 1,2-डाइब्रोमोमीथेन, यानी 1,2-डाइब्रोमोमीथेन की हम डिग्रेडेशन करेंगे और साथ साथ देखेंगे ग्रोथ लिंक्ड बायोडिग्रेडेशन क्या होता है। स्टार्ट करते हैं बायोडिग्रेडेशन से। बायोडिग्रेडेशन बायोरेमिडिएशन है। बायोरेमिडिएशन क्या होता है? बायोरेमिडिएशन इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ कंटामिनेटेड साइट। हमारे पास कोई कंटामिनेटेड साइट है, उसकी हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं और वो कंटामिनेटेड सॉइल हो सकता है, वाटर हो सकता है, वो इन्वायरमेंट में हो सकता है। उसकी जब हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, दैट ट्रीटमेंट कम्स अंडर द बायोरेमिडिएशन। उसी बायोरेमिडिएशन में आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बायोडिग्रेडेशन को। बायोडिग्रेडेशन क्या है? इट इज सिंपल ब्रेकडाउन है किस चीज की? किसी भी मटेरियल की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। और खास तौर पे हम बायोडिग्रेडेशन में ऐसे मटेरियल को लेते हैं जो हमें नुकसान दे रहा हो, सॉइल को नुकसान दे रहा हो, वाटर को नुकसान दे रहा हो या फिर इन्वायरमेंट को नुकसान दे रहा हो। तो बायोडिग्रेडेशन क्या है? ये ब्रेक डाउन ऑफ द मटेरियल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो डिग्रेडेशन है उसके हम कहते हैं बायोडिग्रेडेशन। और इस बायोडिग्रेडेशन में आज हम एक्सप्लेन करते हैं 1,2-डाइब्रोमोमीथेन को। 1,2-डाइब्रोमोमीथेन या इसका दूसरा नाम है इथाइलिन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। हमने आखिर क्यों 1,2-डाइब्रोमोमीथेन या फिर इथाइलिन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन को लिया? इसका जो सोर्स है, हमारे पास हम पेट्रोल यूज करते हैं विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन या विद द डेवलपमेंट या विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, कोई भी फैक्टर है, हम अपने व्हीकल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। व्हीकल्स को बढ़ाने का मतलब है हम अपनी फ्यूल्स की कंजम्पशन को बढ़ा रहे हैं और हमारे पास जो मेजर सोर्स है फ्यूल का वो पेट्रोल है या इसी को हम कहते हैं लेडेड गैसोलीन। और इस लेडेड गैसोलीन में हम पहले यूज किया करते थे 1,2-डाइब्रोमोमीथेन को एज अ एंटी नॉक एजेंट, लेकिन अब हम यूज करते हैं टेट्राइथाइल लेड को। यानी ये जो 1,2-डाइब्रोमोमीथेन या इथाइल ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, इस की डिग्रेडेशन के लिए हम देख रहे हैं इसका असल सोर्स क्या है। हमारे जो साइट या इन्वायरमेंट है उसे ये कहां से मिल रहा है। उसमें सबसे पहले हमने फैक्टर देखा ये जो लेडेड गैसोलीन है, यानी वो गैसोलीन जिसमें लेड है, उसमें हम एज अ एंटी नॉक एजेंट इस्तेमाल किया करते थे 1,2-डाइब्रोमोमीथेन को। और इसकी कंसर्न क्या है? इसके अलावा एक सेकंड सोर्स है इसका, वो है सॉइल फ्यूमिगेंट। ये फ्यूमिगेशन से भी हमारे पास इन्वायरमेंट में हमारे पास 1,2-डाइब्रोमोमीथेन आता है। फ्यूमिगेशन होता क्या है? हम किसी भी जगह पे कंटेमिनेटेड साइट पे, या हम अगर एग्जांपल लें प्लांट्स में, सॉइल में या फील्ड्स में, क्रॉप्स को हम जब पेस्टिसाइड्स देते हैं, जब हम पेस्टिसाइड्स देते हैं वो पेस्टिसाइड्स अपने ल्यूमिनेंट्स या कुछ गैसेस खारिज करते हैं जो क्रॉप्स में या इन्वायरमेंट में रह जाती हैं, जो पेस्टिसाइड्स को किल करती हैं। बट इन द सेम टाइम वो जो पेस्टिसाइड्स या वो फ्यूमिगेंट थे या पेस्टिसाइड से निकलने वाली गैसेस जिन्होंने पेस्टिसाइड्स को किल किया लेकिन इन्वायरमेंट में उसके जो बाकियात या वो गैसेस रह गई, वो क्या है? वो उस सेम टाइम में क्या खारिज कर रहे हैं? 1,2-डाइब्रोमोमीथेन को खारिज करते हैं। और ये 1,2-डाइब्रोमोमीथेन, इसका हमारे साथ क्या कंसर्न है? ये कैसे कंटेमिनेट करता है हमारे किसी भी साइट को? यानी सॉइल को अगर करता है तो कैसे, या अगर सॉइल को कंटेमिनेट करता है तो उससे प्लांट्स का क्या कंसर्न है या हमारा ह्यूमंस का क्या कंसर्न है? तो 1,2-डाइब्रोमोमीथेन में सबसे पहला जो कंसर्न है हमारा वो ये है कि इट इज हाईली टॉक्सिक, इवन इट इज अ कार्सिनोजेनिक। यानी 1,2-डाइब्रोमोमीथेन ये ओवरऑल हम जो बात कर रहे हैं डिग्रेडेशन की, इसमें ये जो हम 1,2-डाइब्रोमोमीथेन को ले रहे हैं ये हम खास तौर पे वाटर में ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। यानी वाटर के अंदर 1,2-डाइब्रोमोमीथेन की डिग्रेडेशन की कहां पे? कंटेमिनेटेड वाटर में। उस कंटेमिनेटेड वाटर में इसको कहां से ये आया? कहां से था? ये लेडेड गैसोलीन या पेट्रोल से।
और उस लेडेड गैसोलीन की कंजम्पशन से उसमें हमने जो एंटी नॉक एजेंट इस्तेमाल किया वो एंटी नॉक एजेंट यही 1,2-डाइब्रोमोमीथेन था। लेकिन जैसे जैसे हमें ये पता चलता जा रहा है हमारे कंसर्न में ये हाईली टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है, तो ये इसे एंटी नॉक एजेंट इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया और अब हम TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड को अपने फ्यूल में, लेडेड फ्यूल्स में, गैसोलीन में, पेट्रोल्स में एज अ एंटी नॉक एजेंट यूज करते हैं। यानी हमारी जो इसके साथ कंसर्न है, सबसे पहला कंसर्न ये है कि ये हाईली टॉक्सिक है, सेकंड ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है। और इसके अलावा ये अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस को इसका क्या नुकसान है, ह्यूमन में ये डैमेज करता है, ह्यूमन के लंग्स को, ह्यूमन के स्टमक को, साथ साथ ये ह्यूमन की किडनीज को ये डैमेज कर रहा है। ये ह्यूमंस की बात है। अगर हम ओवरऑल मैमल्स की बात करें, ये एनिमल्स की बात करें, ये मैमल्स के रिस्पायरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है, साथ साथ नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और ये हम 1,2-डाइब्रोमोमीथेन में सबसे पहले उसका सोर्स देखा, सोर्स के बाद उसका कंसर्न क्या है और अब देखते हैं उसका केमिकल बिहेवियर कैसा है। केमिकल बिहेवियर में ये हाइड्रोफिलिक है। हम बात कर रहे हैं वाटर की ट्रीटमेंट की, ऐसा वाटर जिसमें जो कंटेमिनेंट है वो 1,2-डाइब्रोमोइथेन है और इसमें जो हमारा 1,2-डाइब्रोमोइथेन है उसमें जो हमारा केमिकल बिहेवियर्स है, केमिकल बिहेवियर में सबसे पहली बात ये क्या, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब ये वाटर में इजीली सॉल्युबल है, वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और उसके बाद इसके जो ये क्या है, ये पुअर बायो अवेलेबिलिटी है। पुअर बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है हमारे पास हर जगह माइक्रोब्स प्रेजेंट है, माइक्रोब्स में खास तौर पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और वो बैक्टीरिया या कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो खुद अटेनुएशन करते हैं। खुद अटेनुएशन करने का मतलब कोई भी हजार्डस या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में आती है, वो खुद उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो मिनिमाइज कब होंगे, जब वो बायोलॉजिकली अवेलेबल होंगे उन माइक्रोब्स को। लेकिन ये जो 1,2-डाइब्रोमोइथेन है, इसके केमिकल बिहेवियर में पहली बात थी कि ये हाइड्रोफिलिक है, यानी पानी में इजीली सॉल्युबल है। सेकंड इसका बिहेवियर है, ये पुअर बायो अवेलेबल है, यानी माइक्रोब्स को इजीली अवेलेबल नहीं है। और उसके बाद इसका जो लो अटेनुएशन रेट है, जो हमने बात की कि नेचर खुद कोशिश करती है कोई भी कंटेमिनेंट अगर इन्वायरमेंट में है उसे रिड्यूस करने की, इसका जो अटेनुएशन रेट है, नेचुरल अटेनुएशन रेट है, वो बहुत कम है। इसकी हाफ लाइफ कितनी है, 17.33 ईयर्स। यानी अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 ग्राम अगर किसी भी इन्वायरमेंट ये पोल्यूटेंट ऐड हो गया है, इसको इसकी अटेनुएशन का रेट, यानी इसको उसकी सेम जो 10 ग्राम है उसको नेचुरली हाफ होने में तकरीबन 17.33 साल लग जाते हैं। ये इसका केमिकल बिहेवियर था और अब ये कितना कंटेमिनेट कर चुका है। इसकी कंटेमिनेशन में अगर हम बात करें, इसकी पहले तो हम देखते हैं कि कितनी एक अमाउंट हो तो हम इसे कहते हैं कि ये वो जो चीज है, वो जो साइट है वो कंटेमिनेटेड है। और हमारा जो फोकस है वो वाटर की ट्रीटमेंट में है। तो वाटर के ट्रीटमेंट में अगर एक पानी के अगर हम पानी ले रहे हैं उसमें अगर 0.05 माइक्रोग्राम पर लीटर, क्या है 0.05 माइक्रोग्राम पर लीटर, ये अगर हमारे पास 1,2-डाइब्रोमोइथेन हो, हम कहते हैं कि ये वाटर कंटेमिनेटेड है और ये उसकी कंटेमिनेशन का मैक्सिमम लेवल है। लेकिन अब हमारे पास जो वाटर है उसके अंदर इसकी कंसंट्रेशन है कितनी, इसका जो मीडियन लेवल है, यानी मीडियन इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन 5 माइक्रोग्राम पर लीटर है। यानी इसका जो मैक्सिमम लेवल था उस मैक्सिमम लेवल से तकरीबन 100 टाइम्स ज्यादा है। तो इसका जो मैक्सिमम कंटेमिनेशन लेवल है, जैसे ये कंटेमिनेट करना स्टार्ट करता है वो 0.05 माइक्रोग्राम है। लेकिन इसकी हमारे पास जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो 5 माइक्रोग्राम पर लीटर है मीडियम लेवल पे। और हमारे पास जो हमारा ग्राउंड वाटर है, उस ग्राउंड वाटर के अगर 10% जो ग्राउंड वाटर है उसमें हम देखें उसकी कंसंट्रेशन वो तकरीबन 200 माइक्रोग्राम पर लीटर तक है। यानी हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, उस अंडरग्राउंड वाटर में उसका सिर्फ हम अगर 10% लें, उसके 10% में 200 माइक्रोग्राम पर लीटर तक इसकी कंसंट्रेशन पाई जाती है। अच्छा, ये हम बात करें इसकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की या बायोडिग्रेडेशन की, क्या इसकी कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है? इसकी केमिकल ट्रीटमेंट के जो मेथड्स हैं उसमें सबसे पहला है
जीरो वैलेंट आयन रिडक्शन है, इसके बाद सल्फेट रिडक्शन है, उसके बाद फोटोकैटालिटिक ऑक्सीडेशन है। लेकिन इसकी केमिकल रिडक्शन ऑक्सीडेशन, इसकी जो केमिकल ट्रीटमेंट में है उसमें प्रॉब्लम यह है कि ये हाई कॉस्टली है, और उसके बाद ये जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं इसकी केमिकल ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें। अगर ये तो थे कि हमने उसका बेसिक देखा कि ये जो 1,2 डाइब्रोमोइथेन है ये हमारे इन्वायरमेंट में जा कैसे रहा है, उसके जाने के बाद इन्वायरमेंट को नुकसान कैसे हो रहा है, इसका केमिकल बिहेवियर क्या है, इसकी कंटेमिनेशन लेवल क्या है, और इसकी केमिकल ट्रीटमेंट अगर है तो कौन सी है, और अगर है कौन सी है वो हम यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि वो हाईली कॉस्टली है और उसके बाद उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं हमारे इकोसिस्टम पे। उसके बाद इसको अगर हम बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सिम्युलेटेड डायनामिक ग्राउंड वाटर लेते हैं। हम वाटर में ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम सिम्युलेटेड डायनामिक ग्राउंड वाटर लिया, और वो ग्राउंड वाटर जो कंटेमिनेटेड था ईडीबी के साथ यानी 1,2 डाइब्रोमोइथेन के साथ कंटेमिनेटेड वाटर लिया, और उस कंटेमिनेटेड वाटर में हमने कोशिश की है एक्लिमेटेड माइक्रोबियल कंसोर्टियम को ऐड करने की। एक्लिमेटेड माइक्रोबियल से क्या मुराद है, ऐसी माइक्रोबियल पॉपुलेशन जब हम उसे किसी खास इन्वायरमेंट में लेके जाए और जो हमारा कंसर्न्ड कंटेमिनेट हो, कंसर्न्ड मटेरियल हो, उसको जाके डिग्रेडेशन करते हैं। यानी एक्लिमेटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और माइक्रोब्स जिस इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं वहां पे जो अवेलेबल मटेरियल है उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जो हमने ये डायनामिक ग्राउंड सिम्युलेटेड डायनामिक ग्राउंड वाटर लिया जिसमें हम एक्लिमेटेड माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कितना था, उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल था 1.2 से लेके 5.1 मिलीग्राम पर लीटर। यानी ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है ये इस इंडिकेट करता है कि वहां पे ऑक्सीजन माइक्रोब्स के लिए इनफ अमाउंट में प्रेजेंट है और इजीली माइक्रोब ग्रो कर सकते हैं। वहां पे जब हम माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं एज अ बायोडिग्रेडर के, तो वहां पे जो हम खास तौर पे जो माइक्रोब्स बायोडिग्रेडर के तौर पे लेते हैं उसे बैक्टीरिया को लेते हैं, और उन बैक्टीरिया में जो हम एरोबिक बायोडिग्रेडर के तौर पे लेते हैं वो है एंकाइलोबैक्टर एक्वेटिकस। यानी ये जो हमने एक्लिमेटेड माइक्रोब्स लिए, ये एक्लिमेटेड माइक्रोब्स में हमने बैक्टीरिया लिए, और वो जो बैक्टीरिया उसमें एरोबिक बैक्टीरिया कौन से हैं, ये एरोबिक बायोडिग्रेडर कौन से हैं, एंकाइलोबैक्टर एक्वेटिकस था। इसके बाद एनारोबिक डिग्रेडेशन, यानी जब पहले तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अवेलेबल है उस वक्त एरोबिक बायोडिग्रेडर उसकी बायोडिग्रेडेशन करेंगे, लेकिन जब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो रही है, जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये एरोबिक बायोडिग्रेडर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद एनारोबिक बायोडिग्रेडर एक्टिव हो जाते हैं, और इन एनारोबिक बायोडिग्रेडर में कौन से हैं, डी हेलोकोकाइड्स है, और उसके बाद सल्फ्यूरोस्पाइरिलम मल्टीवोरन्स हैं। ये वो बैक्टीरिया है जो एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन में भी बायोडिग्रेडेशन करते रहते हैं इस कंटेमिनेंट की, और इसके अलावा साथ साथ हम फैकल्टेटिव बायोडिग्रेडर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फैकल्टेटिव बायोडिग्रेडर कौन से हैं, क्रोमोबैक्टीरियम है। यानी जब हम इस कंटेमिनेंट की वाटर के अंदर डिग्रेडेशन करते हैं, हम 3 टाइप्स के बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पास वो जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसके अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से पहले हम एरोबिक बायोडिग्रेडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो एरोबिक बायोडिग्रेडर है एंकाइलोबैक्टर एक्वेटिकस। उसके बाद एनारोबिक बायोडिग्रेडर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाती है बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डी हेलोकोकाइड्स को, और साथ सल्फ्यूरोस्पाइरिलम मल्टीवोरन्स को, और साथ साथ हम फैकल्टेटिव बायोडिग्रेडर्स को, वो कौन से हैं, क्रोमोबैक्टीरियम है। ये ऐसे बैक्टीरियम है जो प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दोनों में काम कर सकते हैं, यानी दोनों में डिग्रेडेशन कर सकते हैं, और साथ साथ हम फ्यू मिथेनोजेनिक स्ट्रेन्स को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यानी हमारे पास पहले कंटेमिनेटेड वाटर था, ऊपर हमने माइक्रोब्स इंट्रोड्यूस करवाए, माइक्रोब्स ने बायोडिग्रेडेशन स्टार्ट कर दी, लेकिन इनिशियली इसका रेट कम था। उस रेट को हमने फास्ट करने के लिए, यानी जो डिग्रेडेशन थी उसको अच्छे से करने के लिए हमने उसके अंदर को मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन करवाई।
को मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन के लिए हमने उसमें को सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाए। ये जो को सबस्ट्रेट है एरोबिक बैक्टीरिया के लिए ये मीथेन, इथेन एंड फिनोल थे। इसी तरह ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो हमने बायोडिग्रेडेशन के लिए इंट्रोड्यूस करवाए थे, उसकी को मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन के लिए हम उसमें एज अ को सबस्ट्रेट इंट्रोड्यूस करवाते हैं सोडियम लैक्टेट को, और साथ साथ वहां पे सरफेक्टेंट के तौर पे यानी जब बैक्टीरिया या माइक्रोब्स डिग्रेडेशन कर रहे हैं उस खास कंटेमिनेंट की, उस वक्त हम उसके साथ सरफेक्टेंट के तौर पे रैमनोलिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर था, माइक्रोब इंट्रोड्यूस करवाया, माइक्रोब ने उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट कर दी। पहले एरोबिक बैक्टीरिया ने डिग्रेडेशन की, फिर एनारोबिक ने की, फिर फैकल्टेटिव ने की, और साथ हमने क्या किया, जब उनकी स्पीड कम होने की वजह से हमने को मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन इंट्रोड्यूस करवाई। उसके लिए हमने को सबस्ट्रेट ऐड किया। वो को सबस्ट्रेट एरोबिक के लिए मीथेन, इथेन एंड फिनोल थे। इसी तरह एनारोबिक के लिए सोडियम लैक्टेट था, और साथ हमने सरफेक्टेंट के तौर पर रैमनोलिपिड्स को ऐड किया। इससे अब जो हमने एरोबिक और एनारोबिक डिग्रेडेशन करवाई, क्या रिजल्ट्स निकले? जब एरोबिक डिग्रेडेशन कंप्लीट होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जबकि जब एनारोबिक डिग्रेडेशन होती है, या ओवरऑल हम अगर बात करें डिग्रेडेशन की, एनारोबिक डिग्रेडेशन की, ये डीकंटामिनेट करते हैं उस वाटर को। कैसे डीकंटामिनेट करते हैं? डीकंटामिनेट बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे ऑफ डाइहैलो एलिमिनेशन। यानी ये जो एनारोबिक डिग्रेडेशन थी, एनारोबिक बैक्टीरिया थे, ये डीकंटामिनेट करते हैं बाय द टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे ऑफ डाइहैलो एलिमिनेशन। या ओवरऑल अगर हम बात करें डिग्रेडेशन की, चाहे एरोबिक थी चाहे एनारोबिक डिग्रेडेशन थी, ये फॉलो करती है केमिकल रिएक्शंस के लिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। यहां तक हमने देखा कि हाउ 1,2-डाइब्रोमोइथेन इज डिग्रेडेड एंड बायोलॉजिकली डिग्रेडेड। कैसे हमने बैक्टीरिया को और कौन कौन से बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाया और उन्होंने उसके अंदर कैसे कैसे डिग्रेडेशन की। अब ये जो बैक्टीरिया उसके अंदर कैसे जाके डिग्रेडेशन करते हैं या बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व वेरी इजी, इसमें वो 4 फेजेस होते हैं। पहला 4 फेज जब हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जब बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो खुद को प्रिपेयर करता है, अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स को जनरेट करता है, यानी उसमें उसका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत कम है। ये इसका प्रीपरेटरी फेज या उसे हम लैग फेज कहते हैं। लैग फेज के बाद वो किस फेज में से जाता है? लॉग फेज में, लॉगरिथमिक फेज में या एक्सपोनेंशियल फेज में। पहले फेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ में ये बैक्टीरिया हमने इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने खुद को प्रिपेयर किया, अपने रिक्वायर्ड एंजाइम्स बनाए। उसके बाद अगले फेज में उन्होंने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टार्ट की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब उन्होंने वहां पे रैपिडली वो जो हमारा सबस्ट्रेट था, ये कंटेमिनेंट था, बैक्टीरिया के लिए सबस्ट्रेट था, हमारे लिए वो कंटेमिनेंट था, उसकी उन्होंने डिग्रेडेशन की और उसे यूज किया अपने फूड एंड एनर्जी के तौर पे और अपनी रैपिड ग्रोथ की, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। लेकिन एक टाइम आया जब वो हमारे पास कोई हो सकता है, जब हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं वहां पे हमारा सबस्ट्रेट कम हो रहा है, सबस्ट्रेट कम हो रहा है, या फिर हो सकता है कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक पीएच, टेम्परेचर कुछ भी चेंज हो रहा है, या फिर हो सकता है वहां पे कोई और पॉइजनस मटेरियल है जो हमारा जो इंट्रोड्यूस करवाया गया माइक्रोब था उसे किल कर रहा है। उस वक्त क्या होता है, उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन उस वक्त जितने वो माइक्रोब्स नए बन रहे हैं या जितने डाई हो रहे हैं उनका रेट इक्वल है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। यानी जितने माइक्रोब्स अपने वो डिग्रेडेशन कर रहे हैं उतने ही नए बने, माइक्रोब्स की जो ग्रोथ का रेट है वो रुक जाता है, उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। लेकिन हो सकता है हमारा जो सबस्ट्रेट जब एंड होने को है उस वक्त बैक्टीरिया की ग्रोथ में उनका जो डिक्लाइन फेज है वो स्टार्ट होता है। यानी बैक्टीरिया क्या करता है, जब जाता है जहां पे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं पहले उसको प्रिपेयर करता है, एंजाइम्स जनरेट करता है। जब एंजाइम्स बन गए वहां पे उसने डिग्रेडेशन शुरू कर दी। जब डिग्रेडेशन शुरू कर दी है यानी एक्सपोनेंशियली खुद को ग्रो किया है, और लेकिन एक टाइम आया सबस्ट्रेट कम हो सकता है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकता है सपोर्टिव ना हो, अनफेवरेबल हो जाए, या हो सकता है कोई और सेम इन्वायरमेंट में कोई पॉइजनस मटेरियल हो जो बैक्टीरिया को नुकसान देना या माइक्रोब्स को नुकसान देना शुरू करे। उस वक्त इसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन उस वक्त किस स्टेशनरी फेज में है। लेकिन इसकी अगर वो जो बिल्कुल अपने स्टेशनरी फेज से भी डाउन होना शुरू हो जाए, यानी जब बैक्टीरिया का बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल ना रहे, इसका जो डेथ रेट है वो ज्यादा हो जाए, बर्थ रेट कम हो जाए, इस फेज को हम डिक्लाइन
फेज कहते हैं। ये तो बैक्टीरिया की ग्रोथ थी, लेकिन हमारा एक और क्वेश्चन है, ये जो बैक्टीरिया खुद को ग्रो कर रहा है, इससे उसने हमारा जो कंटेमिनेट है उसे डिग्रेड कैसे किया। ये जो रिलेशनशिप है बैक्टीरिया की ग्रोथ का हमारे कंटेमिनेंट की डिग्रेडेशन का, इसे हम कहते हैं ग्रोथ लिंक्ड बायोडिग्रेडेशन। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक साइड पे हम पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन या कंटेमिनेंट की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, नीचे हम टाइम डेज में ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पोल्यूटेंट के कंसंट्रेशन का मैक्सिमम लेवल है, और जो हमने एक्लीमेशन के लिए बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो बैक्टीरिया जब एक्लीमेशन करेंगे, एक्लीमेशन का मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट था उस सबस्ट्रेट को ये अपने एनर्जी और फूड के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करेंगे सबस्ट्रेट का लेवल कम होगा, एट द सेम टाइम बैक्टीरिया का नंबर में इजाफा होगा। यानी ग्रोथ लिंक्ड बायोडिग्रेडेशन क्या है, इसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ और कंटेमिनेंट की डिग्रेडेशन के दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट था हमारे पास पहले मैक्सिमम क्वांटिटी में है, बैक्टीरिया मिनिमम क्वांटिटी में है, वो बैक्टीरिया एक्लिमेटाइज करते हैं, उस सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करते हैं। जब बैक्टीरिया उसे यूटिलाइज करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कम होती है, बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बढ़ता है। यानी ग्रेजुअली हमारे पास ये जो ग्राफ आया, इस ग्राफ में क्या होगा कि जैसे जैसे बैक्टीरिया सबस्ट्रेट को यूज करेंगे, सबस्ट्रेट की डिग्रेडेशन होगी, उसका लेवल कम होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन बैक्टीरिया जैसे जैसे यूज करते जा रहे हैं बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने बायोडिग्रेडेशन देखी, यानी ब्रेक डाउन की मटेरियल की बायोप्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, और इसमें हमने एग्जांपल के तौर पे वाटर के ट्रीटमेंट की, और वाटर के ट्रीटमेंट में हमने 1,2-डाइब्रोमोइथेन को देखा। 1,2-डाइब्रोमोइथेन जो हमारे पास ट्रैफिक में, हमारी व्हीकल्स में, फ्यूल में, एंटी नॉक एजेंट में पहले यूज होता था, एंटी नॉक, ये 1,2-डाइब्रोमोइथेन, इसकी कंटेमिनेशन की वजह से या सॉइल फ्यूमिगेंट्स की वजह से ये हमारे पानी में शामिल हो गया, और पानी में अब हमारा ये अपने टॉक्सिक लेवल से काफी ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और ये हमारे लिए, हमारे मैमल्स के लिए, या ओवरऑल हम कह सकते हैं इकोसिस्टम के लिए डैमेजिंग है। इसको हमने देखा कि हम बायोलॉजिकली ट्रीट कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।